नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जो भी बच्चे मैट्रिक परीक्षा यानी क्लास 10th का इस बार बोर्ड देने वाले हैं या बिहार टैलेंट CV रमन विज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, उन दोनों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण आज का वीडियो रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा। ऑप्शन है लाल, नीला, काला, बैंगनी। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश दिखाई देता है काला। कैसा दिखाई देता है? काला। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला। अब आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देगा? तो नीला दिखाई देगा। अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। अंतरिक्ष में आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो वो दिखाई देगा आपको काला। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंग दैर्घ्य से, तीव्रता से, वेग से। तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्घ्य से। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तरंग दैर्घ्य से। सबसे अधिक किस प्रकाश रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक है? तो लाल रंग का। ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य प्रकाश लाल रंग का है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल प्रकाश का है। और ध्यान रखेंगे, इसी कारण से अधिक तरंग दैर्घ्य होने के कारण इसको रेलगाड़ियों के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके आसपास 3-4 प्रश्न बनते हैं। हम सभी प्रश्न आपको बता देते हैं, कुछ देर पेशेंस रखें और आपको आराम से बनेगा। ये हमारा प्रिज्म हो गया। कोई देख, हमने यहाँ से एक श्वेत प्रकाश गुजारा है और ये क्या होगा? विचलित होकर 7 भाग में विभक्त हो जाती है प्रिज्म से गुजरने पे। लाइन टेढ़ा हो रहा है, आप सीधा समझिए। 1 1 7 हो गया। अब एक ट्रिक है विव जियोर। विव जियोर। अब यहाँ पे क्या कहानी है कि देखिए, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है उसका विचलन कम होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका विचलन कम होगा। जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका विचलन ज़्यादा होगा। तो हम इधर से तरंग दैर्घ्य बढ़ते जा रहा है। भी से हो गया आपको वायोलेट यानी बैगनी। भी से हो गया वायोलेट, बैगनी। बैगनी से ज़्यादा किसका होगा? इंडिगो का। इंडिगो यानी हो गया आपका जामुनी। क्या हो गया? जामुनी कलर। उसके बाद बी से हो गया ब्लू, नीला। जी से हो गया ग्रीन, वाई से हो गया येलो यानी पीला, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो इस दिशा में हम भी से स्टार्ट करेंगे तो रेड की तरफ हमारा तरंग दैर्घ्य बढ़ता जाएगा। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का है। ध्यान रखेंगे, ऊपर एक प्रश्न भी था, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, तो जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है उसका विचलन कम होगा, यानी लाल यहाँ पे होगा। सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा? जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। भी वायोलेट यानी बैगनी कलर का। सबसे नीचे क्या होगा? बैगनी कलर। देखिए, लाल के बाद यहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा, यहाँ पे आपका येलो आ जाएगा, उसके बाद ये ग्रीन आ जाएगा, उसके बाद ब्लू आ जाएगा, इंडिगो आ जाएगा, वायोलेट आ जाएगा। तो आप यहाँ से क्रमबद्ध तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा? बैगनी का। सबसे कम विचलन लाल रंग का। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य आपका हो गया बैगनी कलर का। अगर इसी तरह एनर्जी पूछे किस तरंग, कौन सा रंग का ऊर्जा ज़्यादा होगा, यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका ऊर्जा अधिक होता है। तो लाल का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य है, तो इस कारण से उसका ऊर्जा सबसे कम होगा। बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, इसलिए इसका ऊर्जा अधिक हुआ। यानी ऊर्जा ये इधर से बढ़ते जाएगा। रेड से ज़्यादा ऑरेंज, ऑरेंज ज़्यादा येलो, येलो ज़्यादा ग्रीन, ग्रीन ज़्यादा ब्लू, ब्लू ज़्यादा इंडिगो, इंडिगो ज़्यादा वायोलेट। यानी सब ज़्यादा वायोलेट, बैगनी का सबसे कम लाल रंग का। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे।
ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमको अपना पूरा शरीर देखना है समतल दर्पण में, तो दर्पण की ऊंचाई न्यूनतम कम से कम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? तो जिस व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना है समतल दर्पण में, उस व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। उस व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। बी ऑप्शन सही है। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस, पैरोलिसिस। तो डायलिसिस हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। ऑप्शन है लाल ग्रंथि, यकृत, तमाशय, अग्नाशय। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, उनको ध्यान में रखेंगे। पित्त का स्रोत क्या? ऑप्शन है पित्ताशय, यकृत, पित्तवाहिनी, अग्नाशय। तो जो आपको पित्त का स्रोत है वो है यकृत। पित्त का स्रोत है यकृत। पित्त कहाँ से उत्पन्न होता है? यकृत में। पित्त कहाँ से उत्पन्न होता है? यकृत में। जमा कहाँ होता है? जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ में जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और यहाँ पे देखिए अग्नाशय का क्या काम है ये आप समझ लें। अग्नाशय में इंसुलिन उत्पन्न होता है। अग्नाशय से क्या उत्पन्न होता है? इंसुलिन। जो अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो मधुमेह नामक बीमारी हो जाएगी। अगर शरीर में अग्नाशय से कम इंसुलिन उत्पन्न हो तो मनुष्य को डायबिटीज या मधुमेह हो सकता है। ठीक। अगला प्रश्न है यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यकृत, फेफड़ा, पलिया, वृक्क, किडनी। यूरिया जो आपका संश्लेषित होता है वो यकृत में संश्लेषित होता है। यूरिया का शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अगला प्रश्न है मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। ऑप्शन है क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, बेसिक। अब देखिए मानव जो जठर है वो आपका हो गया अमाशय। अमाशय को पेट भी कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, अमाशय और पेट को अलग अलग समझ लेते हैं। हाल फिलहाल में बीपीएससी हेडमास्टर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। अच्छे अच्छे टीचर इसमें पेट और अमाशय को एक समझ, ये पेट और अमाशय को अलग अलग समझ लेते हैं। अमाशय को ही पेट कहते हैं। तो देखिए अमाशय जो है उसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, आपको पता होगा। अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। अब प्रोटीन को पचाना है तो अम्ल, अमाशय से आपको यहाँ पे अम्ल मिल रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो प्रोटीन किस प्रवृत्ति का रिएक्शन होगा? क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है क्षारीय। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन, परिक्षेपण, प्रकीर्णन, अपवर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन। तो आपका है इंद्रधनुष देखिए 3 चीज से बनता है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ। अगर सिर्फ 4 में से एक ऑप्शन चूज करना है तो अगर अपवर्तन दिया हुआ है तो उसको जरूर चूज करें। अगर कोई भी ऑप्शन दिया है, कितना भी 4 ऑप्शन दिया है और सिर्फ एक ऑप्शन चूज किया है तो आप अपवर्तन को चूज करें। लेकिन इन धनुष में अपवर्तन के साथ साथ परावर्तन भी होता है और परिक्षेपण भी होता है। तो ध्यान रखेंगे, जैसा क्वेश्चन वैसा आपको करना है। तो इतना ध्यान रखेंगे, सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना है तो अपवर्तन। अगर ये 2-3 ऑप्शन इस तरह का दिया है और एक से अधिक इनमें सभी दिया हुआ है तब आप इनमें से सभी क्लिक कर लेंगे। ठीक। अगला प्रश्न है अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और अधोशीर्षी, आभासी और अधोशीर्षी। तो देखिए लेंस 2 प्रकार का होता है। ये आपका हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित कर देता है, तो इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। जबकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए इसको हम कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। अब यहाँ पे समझने वाला बात है कि जो अवतल लेंस है वहाँ से आपको हमेशा आभासी यानी काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान रखेंगे, अवतल लेंस से आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। जबकि उत्तल लेंस से ध्यान रखेंगे,
आपको वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और उत्तल लेंस में यह भी हो सकता है कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बने। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान रखेंगे। सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब होगा, या आभासी प्रतिबिंब है तो सीधा प्रतिबिंब होगा। तो उत्तल लेंस में दोनों बात होती है, वास्तविक और उल्टा अधोशीर्षी बनता है, और उत्तल में सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की वक्रता तिर्ज्या होती है 0, 1, अनंत, 1 और अनंत के बीच में। तो समतल दर्पण की वक्रता तिर्ज्या अनंत होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसका सही आंसर होगा ध्रुवीकरण। तो उम्मीद